पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? हाँ, ये वाली जो ये एथिक्स की क्लास हो रही है? हाँ नहीं, इसमें रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन नहीं होता है इसमें। अच्छा, ऐसा होता है। तो मतलब उसमें हम परमिशन देंगे तो रिकॉर्डिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। अच्छा अच्छा, पता नहीं, हमने नहीं देखा ऐसा ऑप्शन, देखेंगे हम उसमें क्या है इस तरह का फंक्शन। हम्म। चलिए ठीक है, करें शुरू। आगे जितने लोगों को आना था। टाइम हो गया, 11:35 हो गए। अच्छा, चलो कोई नहीं, अब जिसको आना होगा आता रहेगा। हम लोग अपना काम शुरू करें। तो चले फ्रेंड्स, हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके थे थ्योरी वाले, 3 क्वेश्चन केस स्टडी वाले कर लिए थे। चौथा क्वेश्चन थ्योरी वाला हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2019 का। चौथे का ए हमने कर लिया था। चौथे का ए था संवैधानिक नैतिकता, सॉरी तीसरे का ए कर लिया था, संवैधानिक नैतिकता। तीसरे का बी हमें करना था। तो तीसरे का बी स्क्रीन पे दिखेगा आपको प्रश्न। तीसरे का बी देखिए आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, अंतःकरण का संकट का क्या अभिप्राय है? सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में यह किस प्रकार अभिव्यक्त होता है? 150 वर्ड्स, 150 शब्द। What is meant by crisis of conscience? How does it manifest itself in the public domain? तो अगेन देखेंगे, 2 पार्ट हैं प्रश्न के। अंतःकरण के संकट का अभिप्राय और फिर सार्वजनिक क्षेत्र में इसकी अभिव्यक्ति। अंतःकरण का संकट, ये जुड़ा है टॉपिक नैतिक दुविधाएं और चिंताएं करके एक टॉपिक है आपके सिलेबस में एथिक्स में, और वहीं से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये अंतःकरण के संकट का। अक्सर हमारे सामने जब समस्याएं होती हैं, उनके समाधान के एक से ज़्यादा विकल्प होते हैं। अक्सर हमारे सामने ऐसी दुविधा या असमंजस की स्थिति होती है जब हम ये तय नहीं कर पाते कि कौन से विकल्प को चुना जाए। और उसी स्थिति को फिर हम दुविधा या असमंजस कहते हैं। और अगर उसमें वो जो विकल्प होते हैं हमारे सामने, उन विकल्पों में नैतिकता का तत्व शामिल होता है, तो फिर उन्हें नैतिक दुविधा या संकट की संज्ञा दी जाती है। आप लोग प्रीलिम्स की परीक्षा दे रहे हैं, 4 ऑप्शन हैं, कई बार 2 को तो हटा देते हैं आप, लेकिन 2 में दुविधा होती है कि ये सही है कि बी।
तो एक दुविधा होती है, और कई बार फिर कहा जाता है कि जो सबसे पहले आपके दिमाग में आया था उसको टिक कर दीजिए। अंतरात्मा की आवाज़ आपकी क्या है उसको सुनिए, उसको टिक कर दीजिए। तो अक्सर हमारे मन में, अंतर मन में इस तरह की दुविधाएं, असमंजस होते हैं कि हम किस रास्ते पे चलें, कौन से विकल्प को चुनें। बहुत सारी सामान्य दुविधाएं होती हैं। हमने अपनी किताब में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। एक दिल्ली से आपको अपने घर जाना था, प्लेटफॉर्म पहुंचे, पता लगा कि ट्रेन 5 घंटा लेट है। क्या करें 5 घंटा? तो अब आपके सामने ऑप्शन है कि 5 घंटे का समय है, लाल किला घुमाएं कि कुतुब मीनार घुमाएं। तो ये दुविधा है, लेकिन ये नैतिक दुविधा नहीं है। चाहे लाल किला जाइए, चाहे कुतुब मीनार, इसमें नैतिकता कुछ नहीं है। आपको अपना टाइम जो 5 घंटे का है अब उसे व्यतीत करना है, तो आप चाहे लाल किला चले जाएं, चाहे कुतुब मीनार चले जाएं। लेकिन 5 घंटे का समय है और फिर आपके सामने विकल्प है कि अब लाल किला घूमने जाएं, और या फ्रेंड के पिताजी अस्पताल में एडमिट हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें देखाएं। तो अब ये नैतिक दुविधा है कि लाल किला जाना ज़्यादा ज़रूरी है, और या फ्रेंड के पिताजी जो अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें देखने जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब नैतिक दुविधा है। तो हर दुविधा नैतिक दुविधा नहीं होती। उसमें नैतिकता के मुद्दे हैं नहीं हैं, किस हद तक हैं, उसके आधार पर फिर डिसाइड होता है कि कौन सी दुविधा नैतिक दुविधा है और कौन सी दुविधा नैतिक दुविधा नहीं है। तो अक्सर हमारे सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं, संकट होते हैं, एक से ज़्यादा विकल्प होते हैं, किसे चुना जाए। आजकल कोरोना का दौर है, घर में छोटे बच्चे हैं, वो बाहर निकलने की जिद कर रहे हैं। सरकार कह रही कि नहीं, 10 साल से छोटे बच्चे, 65 साल से ऊपर के व्यक्ति बाहर नहीं निकले। अब है दुविधा की नहीं है कि बच्चे की सुने 2 महीना हो गए पूरा घर से बाहर निकले हुए। अब अगर उसकी नहीं सुनते हैं तो वो भी दिक्कत है, और अगर उसकी सुन लेते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो भी समस्या है। तो क्या करें? घर पे मेट्स बुलाएं, नहीं बुलाएं तो दिक्कत की। घर पे बूढ़े बुजुर्ग हैं, बीमार व्यक्ति हैं, देखभाल नहीं हो पा रही सही ढंग से, काम नहीं हो रहा, और बुलाएं तो टेंशन है कि कहीं कोरोना लेके नहीं आ जाए वो कहीं से। तो बहुत सारी दुविधाएं, और अभी हाँ तो नैतिक दुविधाएं भी हैं कि घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल भी रखना है आपको, और अब मेट को भी नहीं बुलाना चाहते हैं, कैसे करें? या कोई और जो आपको मदद करे घर के कामों में, तो उसे भी नहीं बुलाना चाहते हैं, कैसे किया जाए? तो हमारी अंतरात्मा क्या कह रही है, अंतःकरण, मन की आवाज़ क्या कह रही है? गांधी जी कहा करते थे कि सबसे बड़ी अदालत अंतरात्मा ही होती है, अंतःकरण की अदालत। जो न्याय की अदालत है उससे ऊंची भी एक अदालत है जो अंतःकरण की अदालत है, कि आपके अंतर मन में क्या चल रहा है, आपकी आत्मा। अक्सर देखिए हम लोगों से कहा जाता है कि जब समझ में नहीं आए कि किस रास्ते जाएं, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। अंतरात्मा की आवाज़ कभी गलत नहीं होती। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। अक्सर इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं जी, आप एथिक्स में केस स्टडी देख रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं, इंटरव्यू में मौखिक तौर पे बहुत पहले से यूपीएससी पूछता रहा है। प्रश्न पूछा जाता है, आप कहीं रास्ते में जा रहे थे, स्कूटर पे थे, आपके वृद्ध पिताजी थे, आपका बेटा था, आपके स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया, गंभीर चोट लगी है दोनों को, पिताजी को भी, आपके बेटे को भी। एकांत इलाका है, वहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं है, फ़ोन टूट गया है, तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी है, दोनों को काफ़ी गंभीर चोट आई है। अचानक एक स्कूटर गुजरता है वहाँ से,
अब स्कूटर पे आप दो में से किसी एक को ही ले जा सकते हैं अस्पताल, पिताजी को और या अपने बच्चे को। पिताजी 70+ के हैं, बच्चा अभी 2 साल 3 साल का है, चोट दोनों को गंभीर है, दोनों को समय पे अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, लेकिन अब किसी एक को ही ले जा सकते हैं। तो किसको ले जाएंगे आप? पिताजी को ले जाएंगे या बच्चे को ले जाएंगे, और किस एक को आप वहीं छोड़ देंगे उसी हालत में? तो अक्सर ऐसी दुविधाएं होंगी और नैतिक दुविधाएं भी होंगी कि दो में से किसी एक को चुनना है, और कई बार दोनों सही हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि एक सही एक गलत, और कई बार दोनों सही हैं। अब उन दोनों सही में से किसी एक सही को आपको चुनना है, किसे चुनेंगे आप? तो बहुत सारी ऐसी नैतिक दुविधाएं होती हैं, और तब अपेक्षा की जाती है कि हमारे अंतःकरण मतलब हमारा अंतरात्मा क्या कह रही है। शांत मन से सोचें, विचार करें और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लें। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाना है कि अंतःकरण का संकट का अभिप्राय क्या है। हम कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक से ज़्यादा विकल्प हैं, एक से ज़्यादा नैतिक विकल्प हैं, और फिर किसको चुना जाए किसको नहीं चुना जाए ये तय करना कई बार कठिन हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे कि भावनाओं में समझना है, उनका प्रबंधन करना है और फिर बुद्धि का प्रयोग करना है, लेकिन हर व्यक्ति हमेशा कर नहीं पाता ऐसा, तो हो जाती है दुविधा या असमंजस। तो फिर क्या करें? तो ये अंतःकरण का संकट है। अब प्रश्न है सेकेंड पार्ट कि सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में किस प्रकार अभिव्यक्त होता है। तो सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र मतलब एक सिविल सेवक के सामने, तो सिविल सेवक के सामने भी फिर ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। अभी तो हमने एक आम आदमी के हिसाब से कई सारे उदाहरण दिए आपको कि कैसे चुनौतियां होती हैं हमारे सामने। दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना, और अब सार्वजनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां समस्याएं आएंगी कि दोनों में से किस एक विकल्प को चुनें। आपको ठेके देना है, भर्ती करना है प्रशासन में, आपका उच्च अधिकारी नेताजी दबाव डाल रहे हैं कि उनके नाते रिश्तेदार को भर्ती कर लीजिए। अब आप क्या करें कि आप नेताजी के, मंत्री जी के या अपने उच्च अधिकारी के दबाव को मान के उनके नाते रिश्तेदार को भर्ती कर लें, और या आप योग्यता के आधार पर भर्ती करें। कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है राजनीतिक तटस्थता, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, की किसी भी राजनीतिक दल उसकी विचारधारा से दूर रहें, तटस्थ रहें, लेकिन मंत्री जी आप पे प्रेशर बना रहे कि आप उनकी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कीजिए। नहीं मानेंगे आप मंत्री की बात, नाराज करेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा, मंत्री और 10 समस्याएं खड़ी कर देंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे कि हमारे देश में शासकीय गोपनीयता अधिनियम भी लागू है 1923 से, और सूचना का अधिकार अधिनियम भी लागू है 2005 से। अब किसे माने और किसे नहीं माने? तो अक्सर आप देखेंगे कि सार्वजनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी दुविधाएं होती हैं, असमंजस की स्थिति होती है। दो विकल्प होते हैं, कई बार दोनों सही विकल्प होते हैं, अब किस एक विकल्प को चुना जाए। पीछे केस स्टडी हम बात कर रहे थे उस महिला की कि जिसे विपणन अधिकारी उत्पीड़ित कर रहा है। तो एक विकल्प ये था कि नौकरी छोड़ दे, दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर ले। दूसरा विकल्प था कि अपने फैसले पे अडिग रहे। तीसरा विकल्प था कि पैसा ले ले। तो अब है दुविधा कि नहीं कि क्या करें। तीनों के फायदे नुकसान हम बात कर रहे थे। तो सार्वजनिक जीवन में फिर एक लोक सेवक के सामने कार्य के दौरान बहुत सारी ऐसी दुविधाएं आती हैं। उन्हें इस तरह की दुविधाओं का सामना करना होता है, एक सही फैसला लेना होता है, ताकि लोक सेवाओं के जो उद्देश्य हैं उनको बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। तो ये दो पार्ट हैं प्रश्न के, अंतःकरण के संकट का क्या अभिप्राय, और फिर सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में यह किस प्रकार अभिव्यक्त होता है। तो कुछ उसके उदाहरण। तो ये तो 3 का बी था।
4 नंबर देखिए, 4 नंबर पहले थ्योरी वाला देख लीजिए, तब केस स्टडी पे आएंगे। 4 का ए, 4 का ए है नागरिकों के अधिकार पत्र या चार्टर आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए और उसके महत्व को उजागर कीजिए। 150 वर्ड्स। एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर मूवमेंट एंड ब्रिंग आउट इट्स इम्पोर्टेंस। नागरिकों के अधिकार पत्र आंदोलन के मूलभूत सिद्धांत और महत्व। तो फिर 2 पार्ट हैं, 2 बातें पूछी गई हैं प्रश्न में। पार्ट 2 नहीं है, यहाँ एक ही पॉइंट है पूरा। हाँ, 2 बातें उसमें पूछी गई हैं। एक नागरिक चार्टर आंदोलन के मूलभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स, और फिर दूसरा उसका महत्व, इम्पोर्टेंस। फ्रेंड्स, बता दूं कि आज जब 40 मिनट बाद एक बार ब्रेक होगा, जो लिंक अभी आपके पास आई थी इसी लिंक पे बस आप दोबारा क्लिक कर देंगे। आज थोड़ा सा इसमें सिस्टम में चेंज किया है। नया पासवर्ड आपको नहीं डालना पड़ेगा, नई आईडी नहीं डालनी पड़ेगी। बस जिससे अभी आपने जिस लिंक से आईडी पासवर्ड से अभी ज्वाइन किया है 11:30, उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन हो जाएगा आपका। तो 40 मिनट बाद कटेगा तो हाँ, लेकिन नई आईडी नई पासवर्ड की ज़रूरत आपको नहीं होगी। उसी लिंक से उसी आईडी पासवर्ड से आप दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा किसी ने बताया था कि सर ऐसा ऑप्शन भी होता है, हम भी सीख ही रहे हैं। जैसा हमने कहा था अभी जूम के सारे फंक्शन हो दूसरे, तो ऐसा ऑप्शन है कि ये बार बार नए आईडी नए पासवर्ड नहीं करने होते हैं। तो हमने आज वो किया है, तो बस उसमें आपको इसी लिंक इसी आईडी पासवर्ड से दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, नागरिकों का अधिकार पत्र प्योर पवेट के टॉपिक हैं ये। लोक प्रशासन विषय के सारे टॉपिक एज इट इज हम लोग पढ़ते हैं। सिटीजन चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र लोक प्रशासन में अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, उत्तरदायित्व नियंत्रण वाली यूनिट में पढ़ा जाता है। यहाँ जीएस में आप देखेंगे तो एथिक्स में भी सिलेबस में लिखा है यूपीएससी ने इसे, और गवर्नेंस में भी सिलेबस में लिखा गया है सिटीजन चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र। तो दोनों जगह है ये टॉपिक। तो सबसे पहले हमें दिखाना है नागरिक अधिकार पत्र का अर्थ क्या है और इसके सिद्धांत क्या है। फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा आंसर का, नागरिक अधिकार पत्र का अर्थ और उसके सिद्धांत। और सेकेंड पार्ट फिर हो जाएगा उसका महत्व। तो जहां तक नागरिक अधिकार पत्र के अर्थ और सिद्धांतों की बात करें, नागरिक अधिकार पर सिटीजन चार्टर बेसिकली ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। 1991 1991 जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जॉन मेजर, उनके समय ये एक इनोवेटिव आइडिया आया था उनके दिमाग में और इम्प्लीमेंट हुआ था। नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर बेसिकली सरकार के किसी विभाग और आम जनता के बीच में किया गया एक लिखित समझौता पत्र होता है। उस लिखित समझौता पत्र में संबंधित सरकारी विभाग ये बताता है कि उसके क्या कर्तव्य हैं अपने नागरिकों, अपने ग्राहकों के प्रति। वो उन कर्तव्यों को कितने समय, कितनी लागत के साथ पूरा करेगा। और साथ में उस लिखित समझौते में इस बात का भी उल्लेख होता है कि आम नागरिकों, ग्राहकों के उस विभाग के प्रति क्या अधिकार हैं, कैसे उन्हें वो अपने अधिकार मिलेंगे।
तो संबंधित सरकारी विभाग के कर्तव्य और नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख करने वाला एक लिखित समझौता पत्र होता है। 1-2 पेज का एक छोटा सा पत्र जिसमें डिटेल उल्लेख होता है विभाग के कर्तव्यों का, मानकों मापदंडों का, नागरिकों के अधिकारों का। अगर विभाग अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर रहा, नागरिकों को अपने अधिकार समय पे नहीं मिल रहे, तो नागरिक ग्राहक शिकायत कहाँ करें, उस शिकायत निवारण व्यवस्था का भी उल्लेख होता है। ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ये सिटीजन चार्टर का बहुत सफल हुआ है कॉन्सेप्ट। तो फिर हमने भारत में भी 1996-97 में जब मुख्य सचिवों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन हुए थे हमारे देश में गुड गवर्नेंस की विषय वस्तु पे, तो उसके बाद भारत में भी हमने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया है। ये वास्तव में प्रशासन को ट्रांसपेरेंट बनाने का और जनता की भागीदारी, पीपुल्स पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। संबंधित विभागों के कर्तव्य लिखित रूप में बताए जाते हैं तो ट्रांसपेरेंसी आती है, जनता को, ग्राहकों को पता रखता है कि क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या अधिकार हैं, कैसे शिकायत करना है, कैसे उसका समाधान होना है। पहले से सारी चीज़ों की जानकारी रहती है लोगों, तो लोग अपनी शिकायतें, समस्याएं बता पाते हैं, सुझाव दे पाते हैं। तो ये जनता की भागीदारी, पीपुल्स पार्टिसिपेशन का तरीका बन जाता है। उन विभागों के ऊपर अपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने का दबाव पड़ता है, तो वस्तुओं सेवाओं की गुणवत्ता सुधरती है, विभागों की कार्यकुशलता बढ़ती है। तो महत्व हमने देखे पहले ही बता दिया आपको, इसलिए कि वो उसके कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई बातें हैं। क्यों आया है ये कॉन्सेप्ट, तो आप देखेंगे आफ्टर एलपीजी 80s 90s में जब एलपीजी की पॉलिसीज आई, उदारीकरण, निजीकरण की नीतियां, तो जो ये पिछले 30-40 साल का समय है, इसमें पीपुल्स एम्पावरमेंट या सिटीजन्स एम्पावरमेंट पर दुनिया के विभिन्न देशों की सरकारों ने सबसे ज़्यादा काम किया है। नागरिकों को ताकतवर बनाना, उनको सशक्त बनाना, उसके लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं। उसी में से एक प्रयास ये है सिटीजन चार्टर। एक अगला पढ़ेंगे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये सब जनता को सशक्त बनाने के हथियार हैं, जिनका पिछले 30-40 साल से बड़े पैमाने पर प्रचलन शुरू हुआ है दुनिया के विभिन्न देशों में। जब जॉन मेजर सिटीजन चार्टर का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, तो उन्होंने इसके 6 मूलभूत सिद्धांत तय किए थे। बस उन सिद्धांतों का यहाँ जिक्र कर देना है। एक सिद्धांत था मानकों का निर्धारण, दूसरा सिद्धांत था विकल्प तथा परामर्श, तीसरा था उचित तरीके से कार्य, चौथा था पैसे की वाजिब कीमत, पांचवा था शिष्ट व सहयोगी व्यवहार, और छठा था सूचना व खुलापन। लोगों को सूचनाएं दी जाएं कि कौन सा विभाग क्या करेगा, मानकों का निर्धारण कर दिया जाए कि किस क्वालिटी के साथ काम करेगा, लोगों से परामर्श मांगा जाए, उसके अकॉर्डिंग विकल्प आजमाए जाएं, जो संसाधन है, रिसोर्स है, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, लोगों के साथ फ्रेंडली बिहेव किया जाए, काम करने के बेहतर तरीके खोजे जाएं ताकि उससे संसाधनों का अपव्यय ना हो। तो इस तरह से 6 सिद्धांत दिए थे जॉन मेजर ने, और कहा था कि जो भी विभाग अपना सिटीजन चार्टर जारी करेगा वो इन 6 सिद्धांतों का पालन करेगा। हमारे देश में भी हम अपेक्षा करते हैं इन 6 सिद्धांतों के पालन की।
ब्रिटेन में बहुत सफल हुआ ये कॉन्सेप्ट, हमने भी अपने देश में कॉपी किया। हमारे यहाँ हालांकि ये उतना सफल नहीं हो पाया कॉन्सेप्ट जितना ब्रिटेन में हुआ। तो फर्स्ट पार्ट है प्रश्न का अर्थ और सिद्धांत, और सेकेंड पार्ट है महत्व। महत्व के भी कई पॉइंट हमने पहले ही बता दिए कि ये प्रशासन को ट्रांसपेरेंट बना देगा, लोगों को पता हो जाएगा सबकी कौन विभाग क्या करेगा। जनता अपने सुझाव दे पाएगी तो जनता की भागीदारी होगी, पारदर्शिता होगी, भागीदारी होगी, तो उससे हम सत्यनिष्ठा और नैतिकता को प्रोत्साहित कर पाएंगे। भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग के ऊपर अंकुश लगेगा। प्रशासन को अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। लोगों की शिकायतों के निवारण की भी व्यवस्था होती है, तो समय पे उन शिकायतों के निवारण की हम उम्मीद कर पाएंगे। वस्तुओं सेवाओं की क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि एक सिद्धांत ही है मानकों का निर्धारण मतलब बेहतर क्वालिटी की सेवाएं देना। तो ये सब आप इसके महत्व बता सकते हैं। तो 4 का ए था ये नागरिकों के अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर। फर्स्ट पार्ट में उसका अर्थ और उसके सिद्धांत, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों आया है, उसके सिद्धांत क्या हैं, और सेकेंड पार्ट में उसके फायदे, उसका महत्व क्या है, उसकी चर्चा कर लेनी है। आगे बढ़ें, 4 का बी देखें। 4 का बी है, एक विचार यह है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में एक बाधा है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? विवेचना कीजिए। इंग्लिश है, देयर इज ए व्यू दैट द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इज एन ऑब्स्टेकल टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। डू यू एग्री विद द व्यू? डिस्कस। 150 शब्द में प्रश्न। 1923 में अंग्रेजों ने बनाया था शासकीय गोपनीयता अधिनियम। आज तक हमारे देश में लागू है, और 2005 से हमारे देश में आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी लागू है। और वही प्रश्न है कि ये दो विरोधी अधिनियम एक साथ कैसे लागू हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जो शासकीय गोपनीयता अधिनियम है ये सूचना के अधिकार के अधिनियम में बाधा है? और प्रश्न है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? मतलब अगेन आपको अपनी राय, मैंने पीछे बताया था कि जब इस तरह के प्रश्न होते हैं क्या आप सहमत हैं, तो कई बार असहमति के बिंदु भी दर्शाने होते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा हम सहमत हो ही जाएं जो स्टेटमेंट लिखा है उससे। हमें दोनों पक्ष दिखाने होते हैं। तो सबसे पहली बात, थोड़ा सा सूचना के अधिकार की चर्चा कर लीजिए आप। जस्ट जैसा अभी मैंने पीछे सिटीजन चार्टर में बताया आपको कि 80s 90s में जब एलपीजी की नीतियां आई 1992 में वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस सुशासन की संकल्पना दी। उसके बाद दुनिया के विभिन्न देशों में नागरिक सशक्तिकरण या सिटीजन्स एम्पावरमेंट की संकल्पना पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया।
एलपीजी को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए गुड गवर्नेंस जरूरी थी और गुड गवर्नेंस के लिए प्रशासन को ट्रांसपेरेंट होना जरूरी था। विश्व बैंक का कहना था कि जब तक प्रशासन में पारदर्शिता, जनभागीदारी नहीं होगी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता नहीं होगी, तब तक सुशासन की स्थापना कठिन होगी। सुशासन या गुड गवर्नेंस का मतलब ही था जनता की अपेक्षाओं के अनुसार शासन का संचालन। उसके लिए जरूरी है कि जनता की अपेक्षाओं को जानें, समझें, और ये तब तक नहीं होगा जब तक जनता प्रशासन में भागीदार ना बने, हम प्रशासन को पारदर्शी ना बना दें। अगर आपके देश में सुशासन होगा तो विदेशी कंपनियां और विदेशी निवेशक आपके यहाँ पैसा निवेश करने के लिए आकर्षित और आश्वस्त होंगे, अन्यथा वो किसी दूसरे देश को तलाशेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि विदेशी निवेश हो तो सुशासन लाइए, और सुशासन लाना चाहते हैं तो प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाइए। स्मार्ट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया कि जब तक आपका शासन स्मार्ट नहीं बनेगा, एस का मतलब होता है, स्मार्ट में 5 शब्द हैं, पांचों के मतलब हैं। एस का मतलब सिंपल होता है या स्मॉल, एम का मतलब मोरल, ए का मतलब अकाउंटेबल, आर का मतलब रिलायबल या रिस्पॉन्सिबल, और टी का मतलब ट्रांसपेरेंट। तो स्मार्ट शासन जरूरी था सुशासन के लिए, और स्मार्ट शासन के लिए जो हमें ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल बनाना था प्रशासन को, उसके लिए फिर आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सिटीजन चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र, ई गवर्नेंस जैसे साधनों की उपयोगिता बढ़ गई। तो चाहे वो सिटीजन चार्टर हो, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, ये सब वास्तव में प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साधन हैं, ताकि हम शासन को स्मार्ट बना पाएं और उससे सुशासन की स्थापना हो। पिछला प्रश्न सिटीजन चार्टर पे था, ये आरटीआई के ऊपर पे है। सारे टॉपिक एज इट इज सिलेबस में लिखे हैं, सूचना का अधिकार सिलेबस में लिखा हुआ है। तो वहां से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो अब सूचना का अधिकार आपको चर्चा करनी है। हमारे देश में जब एनडीए की सरकार थी 1998-99, उसी समय से प्रयास हो गए थे आरटीआई के लिए, लेकिन फाइनली 2005 में 12 अक्टूबर से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है। उसके पहले कई राज्यों में लागू हो गया था, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पे 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है। इसका मतलब होता है कि आम जनता को सरकारी विभागों से सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार मिल जाए। एक मामूली सा शुल्क जमा करें लोग, और सरकार के जिस विभाग से जो सूचनाएं मांगना चाहें, वो सूचनाएं एक निर्धारित अवधि के अंदर उन्हें उपलब्ध हो जाएं। जब इस तरीके का अधिकार मिलता है लोगों को कानूनन, तो उस अधिकार को हम सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं। मैंने पीछे ही बता दिया कि ये प्रशासन को पारदर्शी बनाने का कई तरीकों में से एक महत्वपूर्ण तरीका है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने अपने मानवाधिकार संबंधी विश्वव्यापी घोषणा में इसकी चर्चा की थी। हमारे देश का जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसमें आप देखेंगे 10 रुपए का मामूली शुल्क जमा करना होता है। 30 दिन के अंदर सूचना देने का प्रावधान किया गया है, और सूचना अति महत्वपूर्ण हो तो 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर सूचनाएं पाने का अधिकार है। तो हम फिर दबाव बना सकते हैं प्रशासन के ऊपर, गलत बातें हो रही हैं तो रोक सकते हैं, भ्रष्टाचार रुकता है इससे भी सत्यनिष्ठा, नैतिकता, जवाबदेही, पारदर्शिता प्रोत्साहित होती है।
तो एक तरफ तो ये आरटीआई लागू है हमारे देश में, और दूसरी तरफ 1923 में जो अंग्रेजों ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम बनाया था, ओएसए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वो भी लागू है। 1923 का अधिनियम आप समझ सकते हैं, जो ये असहयोग आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उसके बाद फिर ये बनाया था अंग्रेजों ने अधिनियम। एक तरह से उद्देश्य था स्वतंत्रता आंदोलन को दमन करना। सरकार की कोई भी गोपनीय बात लीक नहीं हो जाए, किसी तरह से कोई लीक हो जाएगी, किसी को पता लग जाएगा तो तुरंत उस कानून के तहत एक्शन हो जाएंगे। तो उसका उद्देश्य था स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना। कोई भी सरकार की जरूरी सूचना कहीं भी किसी भी तरीके से लीक ना हो जाए, ये सुनिश्चित करना। सूचना का अधिकार कह रहा कि सारी सूचनाएं 30 दिन के अंदर देना है, और गोपनीयता अधिनियम कह रहा है कि सीक्रेसी, गोपनीयता बरतनी है। आप देखेंगे लोक सेवकों का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता, उसमें भी लिखा है गोपनीयता का पालन, और सूचना का अधिकार भी लागू है हमारे देश में। तो ये विरोधाभासी स्थिति है। सेकेंड ARC बना था 2005 से 9 के बीच में, वो सिफारिश कर चुका है कि शासकीय गोपनीयता अधिनियम को समाप्त कर दीजिए आप। जब RTI आप लागू कर चुके हैं तो शासकीय गोपनीयता अधिनियम का क्या औचित्य है, खत्म कर दीजिए इसे आप। तो भाई कई तरह से ये रुकावट डाल रहा है सूचना के अधिकार में। एक तो वही दुविधा असमंजस हो रही लोक सेवकों के सामने कि अब किसे माने और किसे नहीं माने, कौन सी सूचनाएं दें और कौन सी सूचनाएं नहीं दें, कौन सी गोपनीयता अधिनियम में आएगी सूचना, कौन सी RTI अधिनियम में आएगी सूचना। नहीं देंगे सूचना तो सूचना आयोग बैठा है, दे देंगे सूचना तो गोपनीयता का उल्लंघन है। अब करें क्या और क्या नहीं करें, तो बड़ा तलवार की धार पे चलने वाली स्थिति।